Hello everyone. Building a strong foundation in UPSC preparation is one of the most important areas. And yet, every year, a lot of new students get into the preparation mode without knowing anything or knowing much about what is the meaning of this word foundation. In fact, a lot of old students also who have prepared in the past, who have given some attempts, yet not clearing the examination, even they are not very clear about the meaning of the word foundation and how do you exactly develop your foundation to make sure कि आप एक ही अटेम्प्ट दो और उसी अटेम्प्ट में या तो एग्जाम निकाल लो या फिर नहीं निकलता है तो you're certain already you know that you will never be able to clear this exam. तो ज़्यादा हिट एंड ट्रायल नहीं करना बेटर है and that is possible only when you're very clear about how do you approach this examination. A lot of us feel that we know it, but in reality we don't. And that is why I am here. I'm going to tell you what is the meaning of this word foundation and how do you develop your foundation for the upcoming exam. जिससे कि आप टाइम वेस्ट ना करो, आपको जो पढ़ना चाहिए आप वही पढ़ो, जो नहीं पढ़ना चाहिए आप वो नहीं पढ़ रहे हो, यू आर एक्चुअली नॉट रीडिंग स्टफ दैट यू नॉट रिक्वायर्ड टू रीड, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, एंड यू नो हाउ डू यू डेवलप अप टू द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन. एग्जाम के लेवल तक कैसे जाना है आपको पता है. Let's talk about it. There are a total of 10-11 different steps or areas that you need to develop in order to develop your foundation. तो ये 10-11 areas जो हैं ये क्या हैं, किस तरह से इन पे काम किया जाए. Let's try and get to them one by one. लेसन या लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंड वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू एग्जैक्टली develop your foundation to waste less time of yours in your prep, only then watch it, otherwise देखने का कोई point नहीं है. Let's begin. The first point is when to start studying, after 12th or after college. अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैं कब पढ़ना शुरू करूं. शुड आई बी स्टार्टिंग विद आफ्टर 12th ऑल्सो ओनली, या फिर मैं ग्रेजुएशन के बाद करूं कि तैयारी शुरू करना है करूंगा तो भी चलेगा. व्हाट इज द राइट टाइम? द रियलिटी इज दैट अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो 12th के बाद करो या ग्रेजुएशन के बाद करो. But it doesn't really matter. What matters is this reality. The reality is after 12th, it's important that you do not ignore your graduation in your desire to prepare for civil services. Why? क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू में या फिर अपने ऑप्शनल में 100% रिग्रेट करोगे अगर आप उस डायरेक्शन में चले जाते हो तो, कि मैं 12th के बाद डायरेक्टली तैयारी शुरू कर देता हूँ, होगा पता नहीं है किस तरह से करना है लेकिन बस शुरू कर देते हैं. उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम पे इतना ज़्यादा फोकस कर देते हो कि सम हाउ, एंड नोबडी टेल्स यू द रियलिटी, सम हाउ यू स्टॉप फोकसिंग ऑन योर ग्रेजुएशन. व्हेन यू डोंट डू दैट, ऑटोमेटिकली आपके इंटरव्यू में कहीं ना कहीं स्कोर कॉम्प्रोमाइज़ होगा या फिर ऑप्शनल में होगा. मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ. टीना ढाबी, ऑल ऑफ अस, मेजॉरिटी ऑफ अस नो अबाउट दिस नेम, an IAS officer who got rank 1 in her times. And it was her first attempt, and in that attempt only she secured rank 1. तो लोगों को लगा कि यार जब इतने यंग लोग निकाल सकते हैं तो मैं भी निकाल सकता हूँ. ज़रूर निकाल सकते हो, बट हर ऑप्शनल was political science and her graduation was also in political science, and she was also very high performer in her graduation. तो सबसे पहले उन्होंने ग्रेजुएशन अच्छी जगह से करी, एलएसआर से किया, ट्राई किया कि अच्छी से अच्छी जगह से मैं ग्रेजुएशन कर पाऊँ, वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसके साथ में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी की और उस तैयारी में इस ऑप्शनल को ही यूज़ करके अपने नंबर बढ़ाए. दैट इज़ द राइट वे. गलत तरीका क्या है कि मैंने ग्रेजुएशन सोचा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, एसओएल से कर लेते हैं, ओपन स्कूल से कर लेते हैं, कुछ नहीं मिल रहा, बीए कर लेते हैं, नॉर्मल बीए. अब आपने बीए में 3 साल में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, सब कुछ हर का थोड़ा थोड़ा बेसिक्स पढ़ लिया बट ज़्यादा डेप्थ में कुछ नहीं पढ़ा. आपको ऑप्शनल अपने तरीके से खुद पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नॉलेज की ज़रूरत है, उसमें बहुत एफर्ट लगेगा. उतनी गाइडेंस आपको मिलेगी भी नहीं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में. नंबर 2, आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपको पता है. नंबर 3, जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपका इंप्रेशन खराब होगा
और जब आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको भी रियलाइज होगा कि बच्चे को टेक्निकल नॉलेज या डीप नॉलेज किसी एक सब्जेक्ट में नहीं है. दैट इज वेयर यू लैक, एंड दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक्स, कि वो ट्वेल्थ के बाद बहुत ज़्यादा फोकस करना गलत बात नहीं है. देर इज नो प्रॉब्लम इन नॉट फोकसिंग ऑन एन एग्जामिनेशन लाइक दिस, but do not compromise on your graduation, do not compromise on your technical subject. That is what I'm trying to say. And after graduation, the reality is, and what you should be doing is not to stop your higher studies. अपनी मास्टर साथ में चलाओ, क्योंकि, and the reason is very simple, the reason is that lot of questions in civil services optional papers are now coming from masters level. अब ग्रेजुएशन लेवल काफ़ी वो एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, तो मास्टर्स लेवल के क्वेश्चंस भी ये लोग पूछ रहे हैं. सो इट मेक्स सेंस फॉर यू टू साइमल्टेनियसली डू योर मास्टर्स एज वेल. इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपकी स्टडीज़ में ब्रेक नहीं है, नंबर वन. जब स्टडीज़ में ब्रेक नहीं है तो इंटरव्यू में जाओगे सिविल सर्विसेज में तो ऑटोमेटिकली फ़ायदा मिलता है. नंबर टू, आपको ऑप्शनल में तो फ़ायदा मिलेगा ही, बिकॉज यू रीडिंग द सेम थिंग एवरी डे अगेन एंड अगेन थ्रू योर कॉलेज. नुकसान क्या है या फिर चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि आपको अपने कॉलेज के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी को मैनेज करना है. दैट इज अ चैलेंज, बट आई थिंक इट्स अ गुड चैलेंज, अ बेटर चैलेंज, रादर देन गेटिंग इनटू अ सिचुएशन जहां पे आपके पास कोई मास्टर्स डिग्री नहीं है, आपकी हायर स्टडीज रुक चुकी हैं और आपको मल्टीपल पोजिशंस पे सिविल सर्विसेज एग्जाम में वो परेशान करने वाला है. ओके, सो आई होप आई हैव आंसर्ड दिस फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू स्टार्ट स्टडिंग. अगर आप अपनी फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि जो डिसीजन लेना है कि ट्वेल्थ के बाद पढ़ना है या कॉलेज के बाद तैयारी करनी है सिविल सर्विसेज की, उसमें ये वायलेट ना हो, उसमें कॉम्प्रोमाइज ये वाला नहीं होना चाहिए. ओनली देन योर फाउंडेशन विल बी स्ट्रांग. ठीक है. पॉइंट नंबर टू, व्हाट टू स्टडी. पढ़ना क्या है? अब मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कब पढ़ना शुरू कर सकते हो और जब पढ़ना शुरू करना है तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है. सेकेंड क्वेश्चन आता है कि क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी. योर फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन इज ऑलवेज ऑप्शनल, एंड वेरी फ्यू पीपल आर गोइंग टू टेल यू दिस, बट दिस इज द रियलिटी. व्हाई वेरी फ्यू पीपल विल टेल यू दिस? बिकॉज उससे उनका कोर्स नहीं बिकता है. बट आई विल कीप रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन without any regret or without any confusion. Regret is a wrong word, confusion. And the statement is, please cover your optional before you start preparing for civil services general studies paper. Please cover your optional at least once. Optional syllabus खत्म करो एक बार, तब ही जाके अपना जीएस को स्टार्ट करोगे तो बेटर है. और अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो तो अपने कॉलेज के पढ़ाई के साथ साथ ये ऑप्शनल खत्म कर सकते हो. सो फोकस ऑन योर ऑप्शनल एंड गिव इट योर फर्स्ट प्रायोरिटी. इट इज सपोज टू बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है, दो पेपर मिला के, एंड हाईएस्ट स्कोर 60% 300 मार्क्स तक भी जाता है. इनफैक्ट 325 तक भी जाता है. सो मच मोर देन 60%. दिस मीन्स दैट यू कैन स्कोर 60%, विच इज़ अ वेरी हाई परसेंटेज स्कोर्स इन सिविल सर्विसेज एग्जाम. अगर आप जीएस देखोगे वहां पर हाईएस्ट स्कोर 45% पे जाके रुक जाता है. तो गैप यहीं पर क्रिएट हो रहा है. आप 15% एक्स्ट्रा मार ले रहे हो यहाँ पर, वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है. ठीक है. आपकी सेकेंड प्रायोरिटी होगी जीएस सिलेबस, जिसके अंदर जीएस का सिलेबस कवर करना है आपको. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे 2-3 सब्जेक्ट्स और हैं, बड़े छोटे मिला के टोटल 1000 मार्क्स का ये बनता है. ये आपकी सेकेंड प्रायोरिटी है. और आपकी थर्ड प्रायोरिटी है करंट अफेयर्स पढ़ना. बट अनफॉर्चुनेटली अभी आप एज अ स्टूडेंट अगर सोचो, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है, वेयर डिड यू स्टार्ट फ्रॉम? वेरी हाई चांसेस दैट यू स्टार्टेड फ्रॉम हेयर. थर्ड प्रायोरिटी करंट अफेयर्स. Then what did you do? Very high chances that you moved to GS syllabus after covering some current affairs. What did you do next? Only after a very long time did you cover your first priority or got into your first priority, that is optional syllabus. हम लोग उल्टा चल रहे हैं. चलना किस तरह से है? सबसे पहली प्रायोरिटी ऑप्शनल की, सेकंड प्रायोरिटी जीएस की और थर्ड प्रायोरिटी करंट अफेयर्स की. अगर इसको फ्लिप करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो ऑटोमेटिकली अपनी प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, सक्सेस नहीं मिलेगा. आई होप दिस इज क्लियर.
पॉइंट नंबर 3, अब हमें समझ आ गया कि पढ़ना क्या है, मतलब किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कि ये फाउंडेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेज और बुक्स फॉर स्टार्टिंग। मैं आपको यहाँ पे आपको बेसिक सोर्सेज, बेसिक बुक लिस्ट देना चाहूँगा, और मुझे लगता है ये बेसिक बुक लिस्ट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कवर कर रहे हैं, या फिर इससे बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता है। हिस्ट्री, ओल्ड एनसीईआरटी एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया की आपको मिल जाएगी 11th-12th की, और आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी भी अवेलेबल है, और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानी आईएएस सर की एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर फॉर सिविल सर्विसेज, वो भी अच्छी है। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया की बहुत अच्छी है, मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी भी है, बट स्पेक्ट्रम भी काफ़ी काम कर देती है। तो ये हो गई 3 मेजर किताबें हिस्ट्री के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी है। पॉलिटी पे आएंगे तो एम लक्ष्मीकांत, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट दैट ऑथर, उनकी किताब है, बड़ी अच्छी है, काफ़ी यूजफुल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये 2 एनसीईआरटीज हैं 11th और 12th की, ये दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं, दोनों ही काफ़ी यूजफुल हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल। ज्योग्राफी एनसीईआरटी बहुत सारी हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एंड एटलस। एटलस तो आपको हमेशा अपने पास रखनी है। ये 4 मेजर बुक्स हैं एनसीईआरटी जो कि काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी यूजफुल हैं। एनवायरनमेंट के लिए पीएमएफ आईएएस की एक काफ़ी हैवी किताब आती है, और शंकर आईएएस की काफ़ी हैवी किताब आती है, दोनों किताबें अच्छी हैं, यू कैन कीप दैट फॉर रेफरेंस। और करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट में काफ़ी रेलिवेंट रहता है, बिकॉज इट्स डायनेमिक सब्जेक्ट, तो ये सारी किताबें एनवायरनमेंट के लिए आपको यूज़ होंगी। अब मैं खाली बेसिक किताबें बता रहा हूँ, दे आर लाइक द फंडामेंटल्स ऑफ स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन एंड कवरिंग लाइक 60-70% ऑफ द नीड ऑफ द एग्जामिनेशन। बाकी 20-30% आप जब उठाओगे, जब आपका ये 60-70% खत्म हो जाएगा। अगर ये नहीं खत्म करोगे तो नेक्स्ट एडवांस लेवल किताबें उठाने का ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। और एक और प्रॉब्लम जो है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 6th की एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। जो बुक्स मैंने बताई हैं यहाँ पर एनसीईआरटी, दीज आर इनफ। 6th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे, यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कि 6 महीने खाली एनसीईआरटी पढ़े जा रहे हो, इट विल बी यूजलेस, इट विल नॉट रिजल्ट इन एनीथिंग सब्सटैंशियल। ओके। इकोनॉमी में एनसीईआरटी में आई वुड रिकमेंड तमिलनाडु एनसीईआरटीज 11th एंड 12th। आई फाइंड देम बेटर देन सीबीएसई एनसीईआरटीज। ज़्यादा डेप्थ में हैं, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हैं, और ज़्यादा अच्छे से सब कुछ मैंशनड है, मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, एंड आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू दोज ओनली। नितिन सिंघानिया सर की एक किताब आती है इंडियन इकोनॉमी की, वो भी साथ में पढ़ सकते हो, थोड़ा एडवांस लेवल कवरेज के लिए है। साइंस के लिए एक टाटा मैकग्रॉयल की बुक आती है रवि अग्रहारी की, ही इज द नेम ऑफ द ऑथर, दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर। और साइंस के जितने भी बेसिक्स हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। साइंस सिविल सर्विसेज में बेसिक्स से ज़्यादा करंट अफेयर्स आता है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन दिस, बट ये किताब काफ़ी है, एनसीईआरटीज में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, घुसना चाहो घुस सकते हो। 11th-12th की उठाना, या फिर 9th-10th की उठाना 11th-12th की माइट बी टू एग्जॉस्टिव फॉर यू, हो सकता है समझ ही ना आए। As I said, these are basic books to start your UPSC journey. I would recommend that you refer to Tamil Nadu NCERTs along with CBSE NCERTs and make your own decision based upon your learning कि तमिलनाडु वाली बेटर है, सीबीएसई की बेटर है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे तमिलनाडु एनसीईआरटी बेटर है। सो दिस इज अ बेसिक बुक लिस्ट, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपका फाउंडेशन क्रिएट करती है। अब ऊपर आते हैं, फिर से एक बार दिखाता हूँ। हमने व्हेन टू स्टार्ट स्टडिंग देख लिया, हमने व्हाट टू स्टडी देख लिया जिसमें हमने सिलेबस कवर किया, हमने सोर्सेज एंड बुक्स देख लिए। अब हमें देखना है हाउ टू स्टडी एंड हाउ नॉट टू स्टडी, मतलब कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज दिस। बाय बिकॉज हमें स्कूल से लेकर आज तक वेरी फ्यू पीपल actually know how to study. Majority of us are not being taught how to study. हमें बस बोल दिया जाता है किताब पढ़ लो, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम में लिख देना, नंबर आ जाएंगे। सो वी नो व्हाट टू स्टडी बट वी डोंट नो हाउ टू स्टडी। कैसे पढ़ना है, कैसे ज़्यादा नंबर लाने हैं, कैसे कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करना है, वी आर नॉट टॉट ऑल ऑफ दैट। लेट्स ट्राई एंड क्रिएट दैट न्यू हैबिट एंड अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो कुछ हैबिट्स में आपको चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी इफ़ यू वांट टू एक्चुअली लर्न हाउ टू स्टडी। कुछ चेंजेस की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। अब ये चेंजेस क्या होंगे? हैबिट नंबर 1 इज टू स्टार्ट योर डे विद प्रीवियस ईयर पेपर्स। दिस इज द फर्स्ट हैबिट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट। 15-20 मिनट डेली सुबह उठते ही, जस्ट लाइक यू ड्रिंक वाटर
warm water as you get up in the morning, or some people like to work out as they get up in the morning. It's very similar. Before you start studying for the day, pick up your previous year papers and cover at least that book for 15-20 minutes. It will give you a very good idea as to the orientation that is required for this exam. अगर नहीं उठाओगे तो पढ़ोगे ज़्यादा, आउटकम कम निकलेगा. आउटकम कम क्यों निकलेगा? क्योंकि आपको नहीं पता जो आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम से कितना रेलेवेंट है, एग्जाम के लिए कितना रेलेवेंट है. ओके, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ और 10-15 मिनट ही लगाने हैं डेली, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है. जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, 10-15 मिनट के लिए पढ़ो एंड देन मूव फॉरवर्ड एंड कवर योर डेली टारगेट्स. नेक्स्ट डे भी फिर से यही करना है. Keep doing it for at least a month, if not more. At least a month. I would recommend more, but at least a month. ये करोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लगेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स से मुझे किस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, किस तरह से मुझे समझना है कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए. ओके. Habit number 2, end your day with active recall. Now this is again very important, yet very little followed by the aspirants. डेली करना है, और एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आपको जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको रात में बैठ के आपने बुक्स बंद कर दी, आपने मेजर पॉइंट्स लिख लिए कि यार ये मैंने आज पढ़ा था, मेजर एरियाज. फॉर एग्जांपल मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ और मुझे पता है मैंने आज फंडामेंटल राइट्स कवर किए और मैंने आज आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 कवर किया, लेट्स, या फिर सारे फंडामेंटल राइट्स कवर किए. तो मैं अपनी किताब बंद करूंगा एंड आई विल स्टार्ट राइटिंग एंड आई विल ट्राई टू राइट ऑल द फंडामेंटल राइट्स बाय देयर नेम्स. आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है, 32 तक मैं कवर करने की कोशिश करूंगा. इस तरह से मैं जहां पर भी अटकता जाऊंगा, आई नो दैट आई रेड इट बट आई डोंट रिमेंबर इट. दैट इज अ गुड रियलिटी चेक. और जब मैं पता लग जाएगा मुझे कि ये मुझे याद नहीं है, मैं बुक खुल के तभी पढ़ के लिख लूंगा, chances are very high that now I will not forget it, at least for a longer time period. This is called as active recall. ये आपको डेली करना चाहिए. आप चाहे दिन में 1 घंटा कम पढ़ो, लेकिन रात में 1 घंटा ज़्यादा एक्टिव रिकॉल करो. इट विल गिव यू more feedback, it will give you more confidence, it will also help you retain a lot more. ठीक है. Habit number 3, learn to zoom in and zoom out of your preparation. Very very important. ये बड़ा important है. जब हम लोग, एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप एक रिलेशनशिप में हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो उस रिलेशनशिप में कि लड़ाई होने लगती है एंड यू फेल टू अंडरस्टैंड ईच अदर. होता है कि नहीं होता है? Why is that happening? Because you are so zoomed in into your relationship that you are unable to zoom out, look at that relationship from a distance and understand what's wrong. उस relationship में गलत क्या चल रहा है, कहाँ पे गलतियां तुम्हारी हैं, कहाँ पे गलतियां तुम्हारे पार्टनर की हैं, हम वो नहीं देख पाते. That is called as zooming out of any place or any situation. ऐसे ही हमारी पढ़ाई में हम इतना जूम इन कर लेते हैं कि हम पढ़ाई के अंदर घुस जाते हैं, उस प्रिपरेशन में घुस जाते हैं, दैट वी फॉरगेट टू जूम आउट एंड सी कि प्रिपरेशन में क्या गलत चल रहा है, क्या सही चल रहा है. मेक श्योर दैट यू क्रिएट दिस हैबिट ऑफ एट द एंड एवरी डे एट नाइट सिटिंग फॉर 5-10 मिनट्स, जूमिंग आउट एंड सीइंग योरसेल्फ कि मैंने जो पढ़ा है आज उसमें गलतियां क्या हैं, उसमें मिस्टेक्स क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल, शायद मैंने आज प्रीवियस ईयर पेपर नहीं उठाए, शायद मैंने एक्टिव रिकॉल नहीं किया, शायद मैंने 5 चैप्टर कवर कर लिए लेकिन आंसर राइटिंग नहीं की है अभी तक भी, शायद मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया, मुझे 10 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते. देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट यू माइट बी मेकिंग एंड वी आर ऑल ह्यूमंस, वी वुड बी मेकिंग दोज मिस्टेक्स. इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई इन टाइम कि ये गलतियां हो रही हैं, और वो जूम इन और जूम आउट करने से पता लग जाता है. ओके. हैबिट नंबर 4, स्टार्ट यूजिंग एक्सेल टाइम टेबल. मैं आपको यहाँ पे एक्सेल टाइम टेबल भी दिखाऊंगा, but you have to create an Excel timetable or download an Excel timetable by yourself and then start using that. Very important. Okay. And habit number 5, make notes online. Please stop making notes on paper. It's useless. It's not going to help you. Please start making notes online. Notes online बनाना शुरू करो. नहीं करोगे तो आज से 1 साल बाद रिग्रेट करोगे. अभी रिग्रेट नहीं करोगे, 1 साल बाद रिग्रेट होगा, और 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है, वापस भी नहीं जा सकते, फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते. सो एडवांस में बता रहा हूँ, नोट्स ऑनलाइन बनाना शुरू करो, ऑनलाइन सीखो कैसे बनाते हैं और उनको शुरू करो. ओके, सो दीज आर द 5 हैबिट्स ऑन हाउ टू स्टडी.
लेट्स टॉक अबाउट 6 पॉइंट्स ऑन हाउ नॉट टू स्टडी, क्या नहीं करना है. नंबर 1, कवरिंग थिंग्स लाइक प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. अब ये बहुत लोग करते हैं कि मैं पूछता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़े, बोलेंगे हाँ सर पढ़े. मैं पूछूंगा अच्छा पिछले 2024 में फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमी से और उनका डिवीजन क्या था, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे. सर ये तो नहीं पता, बस क्वेश्चंस पढ़ लिए थे सारे. जब ये पता नहीं है मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से कवर नहीं किए हैं. वो इसलिए होता है क्योंकि आप 4-5 दिन में सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ लेते हो और फिर उनको साइड में रख देते हो. द करेक्ट वे इज टू रीड देम एवरी डे. रोज 10-15 मिनट लगाओ. जब रोज रोज 10-15 मिनट लगाओगे तब एक महीने बाद जाके आपको रियलाइज होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में एग्जैक्टली मुझे देखना क्या है, मुझे इनमें से सीखना क्या है. दैट्स द लर्निंग कर्व. पॉइंट नंबर 2, रीडिंग मोर रिवाइजिंग लेस. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. एवरी इवनिंग यू हैव टू डू एक्टिव रिकॉल. इफ यू आर नॉट डूइंग इट देन यू आर रीडिंग अ लॉट बट रिवाइजिंग अ लॉट लेस. एंड ऑटोमेटिकली इससे होगा क्या, इससे आप पढ़ तो सब लोगे, याद कुछ नहीं है. एग्जाम में जब जाओगे तो गोल फील करोगे. ओके, रीडिंग मोर एंड राइटिंग लेस. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने जूम इन जूम आउट में बताया था. जब जूम आउट करोगे तो रियलाइजेशन होगा कि लिखना भी ज़रूरी है और लिखना इमीडिएटली ज़रूरी है. मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ. लेट्स कम आउट फ्रॉम दिस. ये 11th एनसीईआरटी का मैं कोर्स बना रहा हूँ आजकल और हर एक चैप्टर के बाद आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा. हर एक चैप्टर के बाद अराउंड 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज और उसके बाद 18 आंसर राइटिंग क्वेश्चंस हैं. अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम सोचते हैं कि यार पहले पूरा सिलेबस कवर कर ले फिर लिखना शुरू करेंगे. बट मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर पुश कर रहा हूँ कि फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स, फर्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स जो ये 18 क्वेश्चंस आपको मिले हैं आंसर राइटिंग के, दिस इज द गोल्ड, दिस इज द क्रीम, दिस इज द वे यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन. तो आपको ये 18 के 18 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं जैसे बुक में पूछा गया है. यहाँ पे पूछा है कि 1 या 2 सेंटेंस में आंसर लिखो, तो ट्राई करो 1-2 सेंटेंसेस में ही आंसर लिखो. एटलीस्ट कुछ तो लिखो उसके बारे में. और 1-2 सेंटेंस में आंसर लिखना आसान है अगर पूरे पैराग्राफ में नहीं लिख पा रहे हो. तो एटलीस्ट यहाँ पे मैं 1-2 सेंटेंस में आंसर लिखूँ. चाहे ऑनलाइन लिखो चाहे पेपर पे लिखो, इट मेक्स नो डिफरेंस. वॉट मेक्स अ डिफरेंस इज वेदर यू आर राइटिंग और नॉट. लिखोगे तो समझ आएगा कि लिखने की इंपॉर्टेंस क्या है. तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको लिखना है और वेट नहीं करना है कि पहले पूरा सिलेबस हो जाएगा तब लिखूंगा. जैसे ही फर्स्ट चैप्टर खत्म हो उसके पीछे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को उठाओ और उनके ऊपर आंसर्स लिखो. ठीक है. पॉइंट नंबर 4, स्टार्टिंग विद करंट अफेयर्स. दिस इज अ बिग मिस्टेक जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ऑप्शनल, जीएस एंड देन करंट अफेयर्स. बट हम उल्टा कर देते हैं. वी स्टार्ट विद करंट अफेयर्स एंड दैट इज व्हेन वी मेस इट अप. क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स नेवर एंडिंग है. आज पढ़ोगे कल फिर से नया आ गया, परसों फिर से नया आ गया, उसके बाद फिर से नया आ गया. यू विल कीप रीडिंग इट और 10 साल भी पढ़ लोगे तो भी रियलाइज होगा कि रोज नया आ रहा है, रोज कुछ नया सीखने को मिल रहा है. सो इट्स नेवर एंडिंग एंड इट डज नॉट गिव यू टाइम टू कवर योर सिलेबस, वेदर जीएस सिलेबस और ऑप्शनल सिलेबस. इसीलिए उसको बाद में उठाना जरूरी है. The biggest mistake is starting your day with newspaper. Now, this is something that we often don't think about क्योंकि हमें लगता है कि न्यूज़पेपर सुबह आता है तो सुबह ही पढ़ना चाहिए. सब लोग मूवीज़ वगैरह में सुबह सुबह न्यूज़पेपर खोल के पढ़ने लगते हैं, तो मुझे भी सुबह ही पढ़ना चाहिए. बट दैट इज़ रॉन्ग. वाई? बिकॉज योर कॉस्ट टाइम बेनिफिट एनालिसिस इज लेस. नाउ ट्राई टू डिवाइड एवरीथिंग इनटू टाइम बेनिफिट एनालिसिस. मतलब मैं कितना टाइम लगा रहा हूं और मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है. आप न्यूज़पेपर 365 दिन पढ़ोगे बट क्या उसका फ़ायदा, अगर रोज़ 2 घंटे भी दिए तो 700 घंटे दिए, क्या 700 घंटे में 700 घंटे वाला एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं. वेरी लेस क्वेश्चंस आर एक्चुअली आस्क्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर. आते भी हैं तो हम जो मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसमें से कवर हो जाता है मेजर. इसलिए कभी भी न्यूज़पेपर से दिन अपना स्टार्ट ना करें. व्हेन यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव, when your mind is the most fresh, start your newspaper reading in the evening when you're already tired. तब आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो क्योंकि वो आपके लिए एक पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि वहां से टाइम बेनिफिट एनालिसिस करोगे तो रियलाइज होगा उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है. ओके. Measuring your daily performance in number of hours studied. Now this is something that everybody is doing. Tell me if you're not doing it. I know that everybody is doing it. Everybody calls me and asks me, sir, मैंने पिछले 1 साल में रोज 10 घंटे पढ़ा है फिर भी एग्जाम नहीं क्लियर हुआ.
मैं उनसे पूछता हूँ भाई पढ़ा कितना है, 10 घंटे डजेंट मैटर, 1 घंटा और 10 घंटा बराबर है अगर आप सेम चीज पढ़ रहे हो उतने टाइम में। तो इट डजेंट मीन कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो ज्यादा ही पढ़ रहे होगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो 10 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत कम पढ़ रहे हैं। सो डिवाइड योर preparation or measure your performance not in terms of number of hours but in terms of syllabus covered, कितना मैंने syllabus cover किया है। ultimately you're doing all of this not to impress anyone but to clear the exam। इसीलिए फोकस करो कि आप सही मेजरमेंट करो, आवर्स में अपनी स्टडीज को मत मेजर करो, मेजर इट इन टर्म्स ऑफ कितना सिलेबस मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अंडर फाउंडेशन, एक बार ऊपर आके देख लेते हैं। हमने थर्ड कर लिया, हमने हाउ नॉट टू स्टडी भी कर लिया। अब हम आ गए हाउ टू चूज योर ऑप्शनल। ऑप्शनल कैसे चूज करना है इसके ऊपर आ जाते हैं। दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ अस आर गेटिंग रॉन्ग, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं इसके ऊपर। चूज ऑप्शनल कैसे करना है। नंबर वन, ग्रेजुएशन मैटर्स। आपकी जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है दैट मैटर्स अ लॉट। मेक श्योर कि ग्रेजुएशन ऐसे सब्जेक्ट में करो जो आपको सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल में हेल्प करे, नंबर वन। सेकेंडली, बीए में ग्रेजुएशन नहीं करना चाहिए, अगर किसी और स्पेशलाइज सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकते हो तो। बीए में तभी करना है जब और कुछ नहीं मिल रहा है, बिकॉज इट डजेंट हेल्प यू मच। मैंने एक अलग वीडियो बना के बताया भी था व्हाई इट इज नॉट वेरी हेल्पफुल, बट ग्रेजुएशन मैटर्स। तो ग्रेजुएशन ऐसे सब्जेक्ट में करने की कोशिश करनी है जो आपको ऑप्शनल लेने का मन है, या फिर ग्रेजुएशन पहले की सिविल सर्विसेज की तैयारी बाद में करने का सोचा, तो ट्राई करो कि जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था या स्पेशलाइजेशन थी उसी में वही ऑप्शनल बनाओ अगर अवेलेबल है तो। ट्राई कि ऐसा मैं कर पाऊँ, मैं उसका रीज़न भी दूंगा आपको। सेकेंड पॉइंट है कि ये देखना है हाउ स्टेबल इज इट। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं लेकिन बहुत जल्दी अनपॉपुलर भी हो जाते हैं बिकॉज दे टारगेटेड बाय सिविल सर्विसेज बॉडी। इसीलिए ट्राई करना है कि देखो पहले कि कितना स्टेबल है, पिछले 5 साल 10 साल में कैसा स्कोर रहा है। इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, समझ नहीं आ रहा है चैट जीपीटी पे डाल दो, कुछ तो आपको बताएगा। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि सिविल सर्विसेज ने आपके पेपर को टारगेट किया, आपके ऑप्शनल को टारगेट किया और इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। यू डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट। थर्ड पॉइंट ये देखना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल हैं जहां गाइडेंस बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है उस सब्जेक्ट में तो मत लो फिर उस सब्जेक्ट को। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर अच्छे से कवर कर लिया है, पढ़ा हुआ है, फिर भी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, यू कैन गो फॉरवर्ड बिकॉज यू वुड नो कि मुझे ये ऑप्शन समझ आता है, मैंने अच्छे से पढ़ा है कॉलेज में, ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में, आई कैन पुल इट ऑफ। ओके, are you good at it? Now this is very important. Or can you be good at it? This is very important. Why? Because a lot of students are asking this question instead. Am I interested in it? It doesn't matter. Why? Because you're studying history, geography, polity, environment, economy, disaster management, international affairs, ethics. आप दुनिया में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं सब पढ़ रहे हो। जब ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रहे हो तो इंटरेस्ट डजेंट मैटर बिकॉज यू anyways reading everything and you have to be good at everything. Therefore it doesn't matter whether you're interested in your optional or not. What matters really is, are you actually good at that subject, number one, or do you feel you can be good at it or not. अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर वो टैलेंट है या मुझे ये सब्जेक्ट समझ आता है, मैं पुल ऑफ कर लेता हूँ, आई कैन राइट वेल, बट आई डोंट फाइंड इट टू इंटरेस्टिंग, मुझे थोड़ा मोनोटनस लगता है, बट आई कैन पुल इट ऑफ वेल, आई अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, आई अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ थिंकिंग ऑफ this subject, then take it because your objective is to clear the examination, not to do a PhD in that subject। ठीक है ना, और PhD आपको करने की जरूरत भी नहीं है एग्जाम निकालने के लिए, आपको बेसिक ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल का पढ़ना है। ओके, therefore interest doesn't matter in optional. That's a bad question to ask because you're anyways reading everything, you have to be interested in reading everything, then why not read this subject also additionally। ठीक है, these are the 5 major questions that you have to try and ask yourself, and when you solve these 5 answers automatically आपका ऑप्शनल आपको मिल जाएगा। Try and use all these 5 questions in order to try and get to your answer of what optional to take। Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेबस फर्स्ट और करंट अफेयर्स फर्स्ट। मैं थोड़ा बहुत इसको ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ऑप्शनल पढ़ना है, फिर जीएस पढ़ना है और फिर करंट अफेयर्स पढ़ना है। बट ऐसा क्यों है? नंबर वन, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड होता है। तो आपको पता है यार ये 4 किताबें पढ़ ली
तो 70-80% सिलेबस मेरा कवर हो गया इस सब्जेक्ट का। अब मुझे मेजर चीज़ें इस सब्जेक्ट की आती हैं और एग्जाम में पूछी भी जा रही हैं। नंबर वन। नंबर टू, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं सिलेबस की, तो कन्फ्यूजन नहीं होता कहाँ से पढ़ूँ कहाँ से ना पढ़ूँ, कौन सी करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ूँ, तो कन्फ्यूजन में जीना नहीं पड़ता। यू आर मोर सर्टेन अबाउट वॉट यू हैव टू डू टूडे, ऑटोमेटिकली उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एंड नंबर थ्री, द वेटेज, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लगता है हमें कि करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है, बट द रियलिटी इज, और टॉपर्स अभी वीडियोस बहुत सारी आएंगी, उनको उनसे देखना, उसमें क्वेश्चन डालना, पूछना। सिलेबस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा नहीं है, सिलेबस का वेटेज ज़्यादा है। इसका मतलब टाइम बेनिफिट एनालिसिस करोगे तो टाइम बेनिफिट बेटर मिलता है, मतलब जितना टाइम लगाओगे उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा इन प्रोपोर्शन। अगर मैंने 10 घंटे लगाए तो मुझे 50 नंबर का बेनिफिट मिला, करंट अफेयर्स में मैंने 10 घंटे लगाए तो शायद मुझे 20 नंबर का बेनिफिट मिला। तो क्यों ना मैं पहले ऐसे एरियाज कवर करूं जहां से मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिनसे आपको पता लगता है कि करंट अफेयर्स पहले करना है, सिलेबस पहले करना है, और क्या पॉइंट्स हैं जिससे पता लगता है कि करंट अफेयर्स बाद में कवर करना है। इट्स नेवर एंडिंग, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इसका मतलब है न्यू करंट अफेयर्स एंड न्यूज आर जनरेटेड एवरी डे, तो खत्म ही नहीं होगा स्टार्ट कर दिया तो। सोर्सेज बड़े स्कैटर्ड हैं, न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, रिपोर्ट्स, कवर करते रहोगे, थक जाओगे ढूंढते ढूंढते कि क्या क्या मुझे कवर करना है। और एग्जाम में डायरेक्टली भी नहीं पूछा जाता है, सिलेबस डायरेक्टली पूछा जाता है, इसीलिए टाइम बेनिफिट रेशियो जो है इसका कम अच्छा है कंपेयर टू द सिलेबस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ टू रिवाइज। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले आंसर करने हैं, पहले ये हैबिट्स क्रिएट करनी है और फिर पढ़ना शुरू करना है, या पढ़ते पढ़ते इन हैबिट्स को क्रिएट करना है। अगर नहीं करोगे तो बहुत ट्रायल एंड एरर में फंस जाओगे, 1-1.5 साल आपका उसी मेहनत में लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रिवाइज। रिवाइज किस तरह से करना है? सबसे पहले तो डेली और वीकली रिवाइज करना है यूजिंग एक्टिव रिकॉल। मैं आपको बता चुका हूँ एक्टिव रिकॉल कैसे काम करता है। ट्राई करो कि फ्लो चार्ट्स बनाते हुए चलो, जिससे कि रिवीजन आप बाद में कर सको। फ्लो चार्ट्स की भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ, वहां पे देख सकते हो कि फ्लो चार्ट्स किस तरह से बनाने होते हैं। हर वीक में एक बार, वीकेंड में, नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि सैटरडे संडे आपको टेस्ट के लिए रखना चाहिए, प्रेफरेबल होता है। तो वीक में एक बार आपको टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का भी और आंसर राइटिंग का भी। उससे ऑटोमेटिकली रिवीजन की क्वालिटी बढ़ती है। अब ये बहुत मोनोटोनस टास्क है, और ये मैं आज 100 स्टूडेंट्स देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो मुझे पता है 99.9 स्टूडेंट्स ये नहीं करेंगे। ठीक है ना, 0.1 स्टूडेंट ही ये कर पाएगा, और उसी का सिलेक्शन एक्चुअली हो रहा है। तो सिलेक्शन चाहते हो तो ये करना बहुत ज़रूरी है कि हर वीक एंड पे आपको एक ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेना है और एक आंसर राइटिंग का टेस्ट लेना है, तभी आपकी इंप्रूवमेंट अच्छी होगी। मंथली एंड फाइनल मॉक्स, बोथ एमसीक्यूज एंड आंसर राइटिंग। मंथ में एक बार आपको ट्राई करना है कि ज़्यादा कंसोलिडेटेड टेस्ट लूँ। जैसे पूरे महीने में मैंने पॉलिटी कवर किया, तो मंथ के एंड में मैंने 2 टेस्ट लगाए जिसमें पूरे पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं मिक्स करके, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि मुझे कितना याद है कितना याद नहीं है। और नहीं भी याद है मेजॉरिटी चीज़ें तो मुझे पता लग गया, सो नाउ आई नो कि फिर से जब रिवाइज करूंगा तो मुझे कितना डेप्थ में या कितना ज़्यादा स्ट्रांगली रिवाइज करने की ज़रूरत है। This is how this three-pronged strategy helps you to revise in a better manner. Daily active recall, weekly test and monthly test. Okay? आगे चलते हैं। हाउ टू क्रिएट टाइम टेबल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको एक टाइम टेबल दिखा सकूँ। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू अ टाइम टेबल। यस, तो ये एक टाइम टेबल है, आई थिंक आप ये देख पाओगे अभी। वंडरफुल। ये एक टाइम टेबल है जो कि आपने यूट्यूब पे जाओगे, मनोज जिंदल IAS, my elder brother, when he cleared the examination, he used this timetable and he used to डिस्कस दिस टाइम टेबल कि किस तरह से इस टाइम टेबल ने उनको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प किया। अब ये देखो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टाइम टेबल है, एक्सेल का टाइम टेबल है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टाइम टेबल है। इसको अगर ढंग से देखोगे तो आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले सबसे ऊपर आता है ओवरऑल टाइम टेबल, मतलब मेरे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब मेरे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मेरे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मुझे ऑप्शनल में इस तरह से पढ़ना है, ये चीज़ें मुझे करनी है और ये नहीं करनी है। और ये अभी लग रहा है आपको कि यार सर ने शायद बाद में लिख दी होंगी, नहीं, ये सब उन्होंने प्रिपरेशन करते टाइम लिखा था अपने
नोट्स में, अपने एक्सेल में। दिस वॉज हाउ हिज टाइम टेबल वॉज एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड। उन्होंने फिर मंथली डिसाइड किया कि मुझे जुलाई में क्या पढ़ना है, दिसंबर में क्या पढ़ना है, मार्च में क्या पढ़ना है। हर मंथ का ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हर मंथ में मुझे क्या पढ़ना है। और जब सब कुछ पढ़ लिया है उसके बाद रिवीजन किस तरह से करना है, कौन से सब्जेक्ट का करना है, वो सब भी मेंशन्ड है। कब ब्रेक लेना है वो भी मेंशन्ड है, वो भी बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं डिटेल्ड टाइम टेबल। ये तो ओवरऑल टाइम टेबल था, फिर डिटेल्ड टाइम टेबल आता है सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि इस मंथ में मुझे पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स 3 चीज़ कवर करनी है। तो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया कि यार 1 जुलाई को मैं क्या पढ़ूंगा, 2 जुलाई को मैं क्या पढ़ूंगा, 6 जुलाई को मैं क्या पढ़ूंगा। और जब पढ़ लिया है तो उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना भी है कि मैंने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है, कलर कोड करना है। ये मुझे डेली के टारगेट्स भी दे रहा है और एट द सेम टाइम मुझे अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट कर रहा है कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद है या कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले आपको एक ओवरऑल प्लान बनाना है जिसमें ब्रॉड टारगेट्स होंगी कि हर महीने में मुझे क्या पढ़ना है। उसके बाद मुझे मंथ वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाना है कि हर महीने में मुझे क्या क्या पढ़ना है, एवरी डे हाउ मेनी चैप्टर्स टू कवर। और उसके बाद मुझे ऑप्शनल का एक अलग प्लान बनाना है कि हर महीने ऑप्शनल किस तरह से मुझे कवर करना है, एवरी मंथ ऑन एवरी चैप्टर व्हेन डू आई नीड टू कवर इन दी ऑप्शनल। ऑप्शनल का अलग प्लान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑप्शनल का स्कोर का वो बहुत ज़्यादा है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो ऑप्शनल में अगर अच्छे से परफॉर्म करते हो तो। ईजी है स्कोर अच्छा करना कंपेयर टू जीएस, इसीलिए उसका एक सेपरेट प्लान एक्सेल में बनेगा। ये प्लानर मैं नीचे डाल दूंगा। आई वुड रिकमेंड कि अपना ये प्लानर आप यूज़ करो, क्योंकि इसको यूज़ करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन रिफाइंड हो जाती है। अब आ जाते हैं ऊपर, देखते हैं फिर से कौन कौन से हमारे फाउंडेशन स्टेप्स हो गए। सिलेबस फर्स्ट हो गया, हाउ टू मेक नोट्स हो गया, हाउ टू चूज ऑप्शनल हो गया, एक्सेल हो गया, हाउ टू रिवाइज हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, हाउ टू राइट। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर अंडर फाउंडेशन, हाउ टू राइट, किस तरह से लिखना है। बहुत सिंपल लगता है और एक्चुअली बहुत सिंपल है अगर आप सही तरीका फॉलो करो तो। नंबर 1, स्टेप 1, स्टार्ट विद वन लाइनर एंड वन पैराग्राफ आंसर फ्रॉम एनसीईआरटीज। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ एनसीईआरटीज, फिर से दिखा देता हूँ कि एनसीईआरटीज में आपको किस तरह से सिंगल लाइनर्स और सिंगल पैराग्राफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी है, ये एक चैप्टर है, इस चैप्टर के एंड में पार्ट बी में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 टू 27, टोटल 7 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस। डोंट इग्नोर दीज क्वेश्चंस कि यार ये तो बड़े सिंपल हैं, बड़े सिंपल हैं इसलिए करने हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स उठाओगे तो नहीं हो पाएंगे। फिर उसके बाद आपको दिए गए हैं 7 क्वेश्चंस अगेन कि इनको 1 पैराग्राफ में लिखो। अब 1 लाइन नहीं, अब 1 पैराग्राफ में लिखो। फिर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं कि इसको एक एक पेज में लिखो। ये हो गए यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस, मतलब यूपीएससी में एक पेज में अप्रॉक्सीमेटली हमें लिखना होता है। क्वेश्चंस आसान भी हो सकते हैं, कई बार बहुत अच्छे क्वालिटी के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी में मिलेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स इसको इग्नोर ना करें। कोई भी एनसीईआरटी पढ़ें उसको, उसमें स्टेप 1 सबसे पहले यही आएगा, या कोई भी किताब पढ़ें स्टेप 1 सबसे पहले यही आएगा कि सिंगल लाइनर, 1 पैराग्राफ और 1 पेजर क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो और उनको सॉल्व करो। ठीक है ना। ये आपको डेली करना है। जैसे ही आपका चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर ऑटोमेटिकली पूरा हो ही जाता है जब पढ़ने बैठते हो तो जब भी आप एक चैप्टर पढ़ो तो ये करना ज़रूरी है। जब ये एक्सरसाइज करोगे तो रियलाइज़ होगा कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता है। मैंने पढ़ सब लिया, शायद 10% ही याद है, पढ़ सब लिया 90% याद है। दैट कैन ऑल्सो हैपन। सो मेक श्योर दैट यू डू दिस फ्रॉम डे 1। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स आर मेकिंग। वो सोचते हैं कि जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब लिखना शुरू करूंगा, एंड दैट डे नेवर कम्स। वो दिन कभी नहीं आता है। इसीलिए आपको ये नहीं करना है कि वेट करते रहो। स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स। इफ यू स्किप दिस यू हैव फेल्ड ऑलरेडी, दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। स्टेप नंबर 2, check your answers using ChatGPT, which is like a 24/7 mentor to you. यूज इट फॉर फीडबैक। चैट जीपीटी में अपना क्वेश्चन डालो, आंसर डालो और बोलो कि इवेल्युएट करके दे दो मुझे। यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ गुड, हाउ रिफाइंड इवेल्युएशन चैट जीपीटी कैन डू फॉर यू। तो इसको इग्नोर मत करो। यू आर गेटिंग अ पर्सनल मेंटर फॉर फ्री, प्लीज यूज इट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। और अगर चाहते ही नहीं हो सक्सेसफुल होना और आलस में रहोगे तो फिर ये सब बातें बेकार की हैं, आपके लिए यूज की नहीं है। स्टेप नंबर 3,
राइट 1 hour to 3 hours टेस्ट वंस एवरी वीक, जो मैंने आपको बताया था हर हफ्ते आपको एक टेस्ट लिखना है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव। 1 घंटे का टेस्ट बनाओ, 1 से 3 घंटे का, जैसा स्टैमिना। 1 घंटे का लेस से टेस्ट बना के स्टार्ट किया, फिर आपने बुक्स वगैरह सब बंद कर दी, आपका एक टेस्ट पेपर बन गया। अब 1 घंटे बैठ के उसको लिखना है। तुम्हें फिर रियलाइज होगा कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे कितना आता है, या 1 घंटे लिखने का स्टैमिना है भी कि नहीं है। दैट इज हाउ योर स्टैमिना ऑफ राइटिंग एंड योर एबिलिटी ऑफ राइटिंग विल डेवलप। ठीक है ना। डोंट राइट एवरी डे, दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स। वो ट्राई करते हैं इंटरनेट पे जाके रोज एक आंसर लिखना, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। मैं एग्जांपल देखता हूँ वर्कआउट का। जैसे नॉर्मली हम सोचते हैं कि वर्कआउट डेली करेंगे तो मसल्स डेवलप होंगी, दैट इज करेक्ट, बट वो वर्कआउट है, वो राइटिंग नहीं है। यहाँ पर आप डेली रीडिंग कर रहे हो वही चीज़ डेवलप करने के लिए, बट जब राइटिंग की बात आती है तो आप हफ्ते में एक बार करोगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डेली एक आंसर लिखोगे तो ज़्यादा डेवलप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब डेली एक आंसर लिखते हो तो 15-20 मिनट 25 मिनट लिखोगे, या फिर 10 मिनट में लिखोगे एक आंसर, दैट इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू गेट। आप 10 मिनट वर्कआउट करोगे तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगी, जब 1 घंटा वर्कआउट करोगे तब इंप्रूवमेंट होगी। ऐसे ही 10 मिनट राइटिंग करोगे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगी। इट्स लाइक वार्म अप टू योर ब्रेन। जब 1 घंटा लिखोगे तब जाके आपके ब्रेन को समझ आएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, क्या खराब कर रहा हूँ। ओके, सो डू नॉट राइट एवरी डे, राइट आफ्टर एवरी चैप्टर every day, but on the weekend write a full detailed test 1 hour to 3 hours. Okay, मैं आपको सैंपल दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप इट मेक्स सेंस। थोड़ा लंबा सेशन था जैसे मैंने बोला था, बट जो स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर लेंगे, इन 11 फाउंडेशंस को डेवलप कर लेंगे आपको रियलाइज होगा ऑटोमेटिकली कि ये फाउंडेशंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो रहा है। और नहीं करोगे फॉलो तो खुद रियलाइज हो जाएगा 1 साल बाद कि यार मैंने अपना अटेम्प्ट वेस्ट कर दिया, अपना 1 साल भी वेस्ट कर दिया। ओके, this is all from my side. I'll see you soon again. If you have any doubts, put it down in the comment section below. All the best. Bye bye. Jai Hind.